हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक्स जो हैं इस लेसन के स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस लेसन में जनरली हमें मैटर के बारे में स्टडी करना है कि मैटर क्या होता है। जनरली हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ही स्टडी करते हैं कि मैटर का फिजिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। ओके। और मेटल कोई भी मैटर जो है उसके कंपोजिशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से मिले रहते हैं, मैटर कितने टाइप्स होते हैं, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है, यूनिट्स मेज़रमेंट के। तो इन सब के बारे में हमें स्टडी करनी है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें स्टडी करना है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट से हम कैसे एटॉमिक मास का डिस्क्राइबेशन करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। ओके। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। जिसमें सबसे पहला जो सिंपली हमें जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करना है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे इस चैप्टर में हमको मेनली 5 लॉज दिए गए हैं एनसीईआरटी में। ओके। जिसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं डिस्क्राइब करूँगा इसको। फिफ्थ लॉ है जो वो गैस लॉ है और गैस वॉल्यूम, एंड सिक्स जो लॉ है वो गैड्रो लॉ है। तो ये 6 लॉज हैं जिसके बेसिस पे कोई भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए 6 लॉज दिए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। जिसमें पहला जो लॉ है हमारा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। इसमें क्या कहा जाता है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनियो लुवाइजर। ये लॉ एंटोनियो लुवाइजर के द्वारा दिया गया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन मास रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट का, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि आप पढ़ चुके हैं। ओके। यानी रिएक्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मास जो है इक्वल होता है। तो ये लॉ मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड के रूल पे काम करता है। लेकिन बाद में जब आइंस्टीन का जो इक्वेशन आया E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसके बेसिस पे प्रूफ किया गया कि मास को हम एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये लॉ कुछ हद तक हर जगह पे सही साबित नहीं हुआ। ओके। सेकेंड लॉ जो हमको पढ़ना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें ये बोलता है, दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया था। ही सेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक निश्चित प्रपोर्शन में ही मिले रहते हैं। वेट में उनके वेट का जो प्रपोर्शन होता है वो हमेशा डेफिनेट रहता है, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। In the formation of water, hydrogen and oxygen always combined in 1:8 proportion by weight। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वाटर के फॉर्मेशन में यहाँ पे 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। यानी 1:8 के ही प्रपोर्शन में बाई वेट कंबाइन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। ये प्रपोर्शन 1:7 नहीं हो सकता है, 1:8
10 नहीं हो सकता है। यानी कोई भी एलिमेंट आपस में एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही वेट के कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यही लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, जिसे भी ये लॉ भी आप पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। क्लास 9th में जनरली एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़े हैं इसे। थर्ड लॉ जो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वॉज गिवन बाई जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। ही सेड दैट, ये बोलते हैं, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर एक ही तरह के दो एलिमेंट, ओके, सेम टू एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन करके डिफरेंट दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, देन द मास ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का जो मास होता है वो दूसरे एलिमेंट के जिससे फिक्स मास से कंबाइन करता है। यानी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है और ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ग्राम है। वही हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये वाटर से डिफरेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको कहते हैं। इसका फॉर्मूला H2O2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 32 ग्राम यूज़ हुआ है। तो ये लॉ ये कहता है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर different compound, then the element which combined with the fixed mass of other element have always simple proportion by mass। तो जो एलिमेंट फिक्स मास से अदर एलिमेंट के रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, उन दोनों के मास का जो प्रपोर्शन होता है वो सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो में ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का मास यहाँ पे हमें सेम दिख रहा है, बट ऑक्सीजन और इन दोनों में ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा ऑक्सीजन का 16:32 वह 1:2 है। यानी एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ये रहेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे 1:7 या 3:8 हो जाएगा। हमेशा 1:2 या 3:4 या 2:3 सिंपल होल नंबर रेशियो में ही जो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करता है। अगर दो सेम एलिमेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड बनाते हैं, तो डिफरेंट मास जिस एलिमेंट का रहेगा उन कंपाउंड्स में, उनका प्रपोर्शन हमेशा स्मॉल होल नंबर के रेशियो में रहेगा। ओके, तो ये लॉ आपको याद रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन भी दिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स का, तो वो आप सॉल्व करेंगे इसी के बेसिस पे। हमारा अगला जो लॉ है वो लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जनरली ये लॉ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है नहीं, फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसे आप ध्यान से देखिए। when two elements combine separately with a fixed mass of third element, अगर दो एलिमेंट एक फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करते हैं, then the ratio of the mass by which they combine with the third element, तो वो जो तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, थर्ड एलिमेंट से जिससे कंबाइन कर रहे हैं उनका रेशियो विद द थर्ड एलिमेंट एंड द रेशियो ऑफ मास ऑन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स, और जो वो आपस में खुद जब कंबाइन करेंगे और उसमें जो रेशियो होगा बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, तो उन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर का एक रेशियो आएगा। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजन और सल्फ़र मिल करके हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। when two elements combined with the fixed mass of third element, यहाँ देखिए दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं। वही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मैंने बताया था, जब दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाएं,
दो डिफरेंट, मतलब उसमें दो ही एलिमेंट थे, इसमें तीन एलिमेंट आ गए। टू एलिमेंट्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। दो एलिमेंट जो हैं थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास से जब कंबाइन करते हैं तो उनके बीच का, देन द रेशियो ऑफ मासेस बाय विच दे कंबाइंड सो विद द थर्ड एलिमेंट। तो जिस रेशियो, जैसे सल्फर का मास हमें पता है 32 होता है, और इन विच दे कंबाइंड विद द थर्ड एलिमेंट, तो उनके बीच का जो रेशियो है ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। एंड द रेशियो ऑफ मासेज दे कंबाइंड विद थर्ड एंड द रेशियो ऑफ मास ऑन विच दे देमसेल्फ कंबाइंड। अब जब आपस में ये खुद कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड द रेशियो ऑफ मासेज बाय विच दे देमसेल्फ कंबाइन, यहाँ पे सल्फर का मास 32 हो जाएगा, और 16 2 32, ये भी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रेशियो देमसेल्फ जब आपस में ये कंबाइन करेंगे 1:1 हो जाएगा। देमसेल्फ का मैं बियर से स्मॉल होल नंबर रेशियो, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, जब हम इन दोनों का प्रपोर्शन निकालेंगे तो वह एक स्मॉल होल नंबर का 2:1 हमें मिल रहा है, जो कि एक स्मॉल होल नंबर रेशियो मिलेगा। ओके, तो यह लॉ ये कहता है जब दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के डेफिनिट मास से कंबाइन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो उन दोनों के मास का जो प्रोपोर्शन होता है, और जब आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं उनका जो मास का प्रोपोर्शन होता है, और उन दोनों प्रोपोर्शन को जब हम निकालते हैं तो एक हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो का ही प्रोपोर्शन आता है। यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरह का लॉ है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा जो मैंने आपको बताया। अब हमारा जो फिफ्थ लॉ है ये बहुत ही ईजी लॉ है, जनरली ICSE बोर्ड के बुक में 9th में ही दिया है, 10th में दिया है। तो ये आप जान जाइए, गैर-ल्यूकेस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैर-ल्यूकेस नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया था, ये गैसेस के लिए है मेनली ये लॉ। ही सेड दैट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब बदले ना, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रूम टेम्परेचर है, इन केमिकल रिएक्शन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लीजिए कोई गैस आपस में कंबाइन करके गैसियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक गैस एसिड बना, गैसियस एसिड बना रहा है, ठीक है। इन द केमिकल रिएक्शन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, देन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड, तो उनके वॉल्यूम का जो प्रोपोर्शन होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ वॉल्यूम का जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर वेपर मान लीजिए गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन मान लीजिए 100 ml 50 ml ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो उनके रिएक्टेंट का जो रेशियो रहेगा, के वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर के रेशियो के, देखिए यहाँ पे 2:1 है जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है होल नंबर के, ऐसा नहीं है यहाँ पे 3:8 हो गया है, ओके, या फिर यहाँ पे 8:15 हो गया है। तो सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए गैसेस के वॉल्यूम में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ फॉलो करेगा गैस, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होगा। यानी गैस का वॉल्यूम का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, यहाँ पे प्रोडक्ट का भी अगर रेशियो हम ले लेते हैं तो 2:1:2 आएगा, ठीक है। तो गैस मतलब तो इनका जो प्रपोर्शन आएगा हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है तब। एवोगैड्रो लॉ क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल सा लॉ है। अगर टेम्परेचर, ये भी आपके गैसेस के लिए ही है, ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर न बदला जाए तो मान लीजिए अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस है और 100 ml ऑक्सीजन गैस है, तो अगर ये हाइड्रोजन गैस के 100 ml में
सपोज दैट 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑक्सीजन के भी 100 ml में उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यही एक लॉ कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मतलब कोई भी गैस हो गया, अगर इक्वल वॉल्यूम वाले किसी भी गैस में सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो इक्वल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके 100 ml वाटर बना रहा है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन में दिखाया है। 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 100 ml वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाइड्रोजन इस 100 ml कंटेन एक्स मॉलिक्यूल्स। अगर हाइड्रोजन 100 ml है तो एक्स मॉलिक्यूल अगर कंटेन कर रहा है, ऑक्सीजन 50 ml है तो वो XY2 मॉलिक्यूल्स कंटेन, उसके आधे वॉल्यूम है, इस वजह से आधा मॉलिक्यूल भी हो जाएगा, उसके आधे पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये लॉ मेनली यही करते। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, वाटर वेपर जो कि गैसेज स्टेट में है, मैं गैस के लिए लॉ बोल रहा हूँ, ये लॉ हम गैस के लिए वैलिड है। 100 ml जो है वो एक्स मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन के बराबर ही मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और वाटर वेपर का जो वॉल्यूम है वो सेम है। ओके, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। तो अवोगाड्रो लॉ ये कहता है, इफ़ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के कंटेन करेगा। अब मॉलिक्यूल क्या होता है ये तो आप 9th क्लास में पढ़े हैं। ओके, और ये भी आप पढ़े हैं कि एवोगाड्रो क्या है। एवोगाड्रो नंबर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि 6.022 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो ये सब आपको याद होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो आपका कुछ टाइम बाद डाला जाएगा, इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू।